हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में हमने कहाँ पढ़ लिया था? एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज था उसको हमने पढ़ लिया था। और कॉमन एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, वीक एसिड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या थे, ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे बेस की। तो बेस में हेडिंग बनाइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें पहला, ये किससे रिएक्शन करेगा? पहला जो होगा, बेस रिएक्ट विथ बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब यहाँ ध्यान से देखना, जब बेस रिएक्ट करेगा किससे? मेटल के साथ, तब क्या बनाएगा? अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बेस, कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक, साल्ट बनाएगा, क्लियर हो पाया, एंड हाइड्रोजन गैस क्या देगा आपको? सॉल्ट देगा एंड हाइड्रोजन गैस देगा यहाँ पर। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या समझ में आ रहा है? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। ध्यान से, बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आपके पास बेस होना चाहिए। बेस में कौन सा रहेगा? यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल। क्लियर? तो बेस में क्या लो? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। मेटल में क्या ले लो? चलो Zn ले लेते हैं। अब ये क्या बनाएगा? सॉल्ट। अब ध्यान से देखना, तुमको क्या निकालना है? केवल हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकाल देना, बाकी सारी चीजों को क्या कर देना है? इसमें ऐड कर देना है। बाकी सारी चीजों को क्या करेंगे हम? इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? Na2 ZnO2। क्लियर हो पाया? और ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये आपको याद रखना है। देखो, ये थोड़ा सा एसिड से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। बट आपको ध्यान में क्या देना है कि हमें हाइड्रोजन गैस निकाल देना है, बाकी चीजों को जोड़ देना है। और बैलेंसी तो सब जानते हो, 9th में बैलेंसी आप लोग पढ़ाया गया है, यहाँ पे कैसे किसकी बैलेंसी होती है। क्लियर हो गया? हम लोग अपने सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देंगे, पिछली बातों को नहीं ध्यान देंगे। आपने जो पढ़ा है उसको बारे में अच्छे से जानते रहना है कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है। ठीक। फिर दूसरा क्या आता है कि जब दूसरा मेटल किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर अगर आपको इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, यहाँ पे नोट करके लिख लेना। नोट में बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो पाया? ये किससे रिएक्शन नहीं करेगा? मेटल कार्बोनेट से नहीं करेगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से नहीं करेगा। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो और यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। हो सकता है, देखो होता क्या है कि जब कोई ऐसे केमिकल इक्वेशन दे देगा आपसे, मान लीजिए कि रिएक्टेंट दे दिया, स्टेटमेंट की तरफ से रिएक्टेंट दे दिया और बोल देगा कि आप प्रोडक्ट बनाइए, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि रिएक्टेंट तो दिया है तो प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ बनाना ही है, वो जबरदस्ती का कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये नहीं सोचते कि बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है कि जो आपका बेस होगा वो मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब ऐसा नहीं है कि आपके पास रिएक्टेंट आ गया तो जरूरी से है कि हमें मैम तो बताई थी तो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना है। नहीं भाई, हर चीज में नहीं बनाया जाता। ध्यान रखो किसमें बनाया जाएगा, किसमें नहीं बनाया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टीज ये है
कि रिएक्शन विथ नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड, जब बेस करेगा किससे, बेस, यहाँ पे लिख लो रिएक्शन विथ नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड, जब बेटा ये दूसरा आएगा, यहाँ पर ये दूसरा था ना, ये दूसरा, अब क्या बनाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से सुनना, आपके पास क्या रहेगा, नॉन मेटॉलिक रहेगा, नॉन मेटॉलिक एसिड ले लो या कुछ भी ले लो, नॉन मेटॉलिक, सॉरी, नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड होगा, बेस होगा, सॉल्ट और वाटर बना लेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर चलो लिखते, पहले लिख लो, बेस, द बेस मोस्टली react with non metallic oxide to produce salt, and वाटर। क्लियर हो गया, क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड, फिर बेस, आप कोई भी बेस ले लो, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड एसिड, सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। क्लियर हो पाया, नॉन मेटॉलिक में क्या लेंगे, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, फिर बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तुम कुछ भी ले लो, ठीक, यहाँ पे तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट में क्या बनाएगा, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो, तो यहाँ पे बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा एंड वाटर बना लेगा, H2O। क्लियर हो पाया, यहाँ पर ये बना लेगा। अब तुम चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर को प्रोड्यूस करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतना नोट करो। नेक्स्ट, बेस react with एसिड, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट, यहाँ पे क्या बनाएगा, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। ये नेक्स्ट है बेटा डिफिनीशन, देखो स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो पाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते थे, तो यहाँ पर आपका बेस हो जाएगा, एसिड हो गया, ये हो गया एसिड, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें बेस में, और HCl ले लें, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो हमें क्या करना है बेटा, केमिकल रिएक्शन जो बेस का होता है,
बेस का केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। ये चीजें हमने एसिड में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे जानते हैं क्या। ये होता है ना, देखो यहाँ पे जो बेस है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, चाहे तुम एसिड को ही ले लो, यहाँ पे ले सकते हो कि एसिड जब क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या मोर एल्कलाइन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर का बनाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे, खैर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, एनसीईआरटी को जब तुम देखोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से ही तुमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे तुम चाहे कोई भी ले सकते हो, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, एल्कलाइन मतलब कि वो बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर वो आपको याद होगा तो सीरीज बताया गया था, सीरीज में सबसे पहले कौन आता था, लिथियम आता था, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके जितने भी ऊपर आते थे वो क्या होते थे, मोर एल्कलाइन, वो बहुत ज्यादा बेसिक होते थे। उनके साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्लियर, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाना स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर हो जाएगा वीक बेस, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। अब अगर तुमने एसिड पढ़ा होगा तो वहां में पता होगा, अ बेस विच कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड इन वाटर एंड thus produce a large amount of हाइड्रोक्साइड आयन। क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा बेटा वो क्या करेगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। कंप्लीटली आयनाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। किसमें किसमें टूटेंगे, हाइड्रोक्साइड में जो भी टूटेगा और हाइड्रोजन में। लेकिन ये लार्ज अमाउंट में क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हम लोग एसिड में जानते थे कि लार्ज अमाउंट में क्या देता था, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, अ बेस विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये है बेटा कि 100% डिसॉल्व हो जाएगा, सॉरी 100% क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, डिसॉल्व भी हो जाएगा। दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड ये पता हो गया, तो इसमें कौन कौन आएंगे एग्जाम्पल, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है, फिर ये चीजें, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस 1 मार्क्स में आपसे पूछ दिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, क्लियर हो पाया। अब वीक क्या होता है, वीक का डिफिनेशन तुम चाहो तो यहीं से खुद से लिख सकते हो, क्या लिख पाओगे कि नहीं, कमेंट में बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम सेम चीज यही लिखना, अ बेस विच इज पार्शियली, यहाँ पे कंप्लीटली होता है, वहां पे पार्शियली होगा, अ बेस विच इज पार्शियली partially ionized in water and thus produce produce a small amount of hydroxide ion, hydroxide ion is called a weak base। क्लियर हो पाया, ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखो, यहाँ पर ऐसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो पाया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने क्यों लिखा, अगर तुमको सीरीज पढ़ा होगा तो ये सब चीजें कहाँ से आती है, नीचे एकदम आती है, जो क्या रहती हैं, वीक होती हैं। इतनी बातें ध्यान में आ गई, नोट करो। इसके अलावा देखो, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है बेटा, ये अदर नेम से भी जानते हैं। किसके नेम से जानते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है ये सबको पता है। ठीक, इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तुम वहां से चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो हम बना दे रहे हैं रफली, तुम्हें कुछ करना नहीं है, रफली बना दे रहे हैं। ऐसे तुम्हारा होता था। ठीक, यहाँ पे मिडिल में जो होता था 7, इसके बाद जो होता है, और इधर जो होता है, इधर क्या रहता है बेटा, यहाँ पर यहाँ पे 0 ले ली, यहाँ पे 14 हो गया। क्लियर हो पाया? इधर क्या होगा, जितना तुम इधर जाओगे राइट के साइड, बेस इंक्रीज, बेस इंक्रीजेस, और जितना तुम लेफ्ट की तरफ आओगे क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। यहाँ पे बेसिक नेचर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पाया? और तुम जितना ही, देखो मेरा ढंग से बन नहीं रहा, तुम लोग अपने बुक्स में से देख के अच्छे से बना लेना। ये ऐसे नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तुम लोग अपने बुक में से देख के अच्छे से बना लेगा। इसमें क्या होगा, H प्लस आयन ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, OH माइनस आयन ज्यादा होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, किधर से किधर जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम लोग ध्यान से लिख लेना। अब अगर मैं इसमें पूछूं कंसंट्रेशन इसमें कैसा होगा, अगर मैं इसमें पूछूं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो बेटा कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। और इसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, OH का ज्यादा होगा, और H प्लस का कम होगा। जस्ट उधर भी ऐसा ही होगा, H प्लस का ज्यादा होगा, OH माइनस का कम होगा। क्लियर हो गया? इसमें कुछ नहीं है ना, तो तुमसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, बस ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इसलिए तुमको बता दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। हेडिंग बनाना, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पीएच स्केल क्या है बेटा, पीएच स्केल क्या होता है, एक मेजरिंग स्केल है। क्या है ये, मेजरिंग स्केल है, और ये किसको मेजर करता है, हाइड्रोजन आयंस को, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये भी तुम कह सकते हो, जो भी तुम्हारे कोई भी सोल्यूशन होगा, मान लो तुमने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया, पानी और नींबू डाला, उसमें एक सोल्यूशन तुम्हारा बन गया। अब उसमें पीएच को जानना है कि पीएच इसका कितना है, तो क्या करोगे, इसको इस पीएच स्केल का यूज करोगे, और वो तुमको क्या बताएगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, कितना नहीं है, कितना कम है, ज्यादा है, उसके कंसंट्रेशन को बताएगा। तो ये पीएच क्या स्केल क्या होता है, इसके बारे में लिखो। और स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल में क्या था, अ पीएच स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन। क्या है बेटा, मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। अगर आपसे पीएच स्केल पूछेगा तो आप ये डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक,
द P इन pH स्टैंड, pH स्टैंड में P क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन फॉर प्रोटीन्स, क्या है बेटा, प्रोटीन्स है, स्टैंड फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होता है, पावर है, प्रोटीन्स क्या है, पावर इन जर्मन मीनिंग, जर्मन मीनिंग में हम लोग पावर को क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, ठीक, 0 to 14, 0 पे क्या आता है तुम्हारा एसिडिक आता है, 14 पे क्या आता है, एल्कलाइन आता है, बेसिक नेचर जो ज्यादा अल्कलाइन हो। इतनी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट हैं जो पीएच के बारे में जान लो। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होगा, 7, सबको पता है। वैल्यू लेस देन 7 है ना, क्या हो जाएगा 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंटेड इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक सोल्यूशन का। इसका मतलब ये है कि जितने भी हम खट्टे चीज खाते हैं या सिट्रिक वाले जो भी चीजें आते हैं उनका पीएच कैसा होता है, 7 से कम आता है, इसलिए वो एसिडिक होते हैं, इसलिए वो कैसा होते हैं, एसिडिक होते हैं। पीएच नेक्स्ट क्या है, पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम, अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज कर गई 7 to 14, इट रिप्रेजेंटेड इन हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, एल्कली मेटल जो होंगे उनका कैसा होगा, पीएच 7 से अधिक होगा, या फिर जो भी तुम्हारा सोल्यूशन होता है। अगर मान लो, अब देखो कभी कभी ऐसा आता है कि क्या टेस्ट के बेस पर हम एसिड और बेस को बता सकते हैं, तो नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेस्ट के बेस पर हम लोग नहीं बताएंगे। जैसे कॉफी, कॉफी कैसा होता है, कड़वा होता है, बट वो एसिडिक नेचर का होता है, कैसा होता है वो एसिडिक, उसका पीएच एसिडिक आता है। तो इसलिए हम कभी कभी ये नहीं श्योर हो पाते हैं कि हम टेस्ट के पर हम किसी का पीएच बता सकते हैं, नहीं, हम कुछ चीजों का बता सकते हैं बट सबका नहीं। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको ठीक से पढ़ लेना, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर। तुम्हारा काम क्या है, एनसीईआरटी को सॉल्व करो। आज के लिए इतने रहने देते हैं, थैंक यू।